हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारा डे 38 ऑफ आवर 90 डे चैलेंज फॉर क्लियरिंग सीएफए लेवल 3। हम थे अपने थर्ड चैप्टर ऑफ पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन पर, जिसका नाम है एसेट एलोकेशन टू अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स, जिसमें हम डे 37 में अपना 1/4 पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम करेंगे अपना अदर 1/4। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब हम इसमें देखने जा रहे हैं कि रिस्क कंसिडरेशंस, रिटर्न एक्सपेक्टेशंस और इन्वेस्टमेंट व्हीकल। ठीक है, इन्वेस्टमेंट व्हीकल क्या होती है, हम कैसे इन्वेस्ट करते हैं अपने ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स में। एक चीज मेरे को बोलनी थी, आई एम रियली वेरी सॉरी, क्योंकि जो पिछली वीडियो है उसमें थोड़ा नेट का ज्ञान इशू आ रहा है, तो उसके लिए प्लीज मेरे साथ बेयर कर लो। थोड़ी बीच बीच में जो मेरी पूरी वो इन स्क्रीन पिक्चर होती है वो नहीं दिख रही है, बट मैं एक्सप्लेन करने की पूरी अच्छे से कोशिश कर रही हूँ और उसमें आवाज आ रही है। ठीक है, ये 1-2 दिन की प्रॉब्लम है, ये ठीक हो जाएगी कुछ टाइम बाद। In addition to risk, return or correlation characteristics relevant to the decision to invest in alternative asset classes, other factors include जो अदर फैक्टर जो हम रिस्क, रिटर्न और कोरिलेशन, जो ये तो हम नॉर्मल सभी उसमें एसेट क्लासेस में देख रहे हैं। इसके अलावा जो हम देखते हैं वो क्या है, हमारा प्रॉपरली डिफाइनिंग रिस्क कैरेक्टरिस्टिक्स। रिस्क कैरेक्टरिस्टिक्स ये होते हैं हमारे कि कौन कौन से रिस्क एक पर्टिकुलर एसेट में है। एस्टैब्लिशिंग रिटर्न एक्सपेक्टेशन, सिलेक्शन ऑफ द एप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट व्हीकल, कौन सा इन्वेस्टमेंट व्हीकल हम यूज करेंगे एप्रोप्रिएट। ऑपरेशनल लिक्विडिटी इश्यूज, ऑपरेशन के दौरान जो हम उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें क्या क्या लिक्विडिटी इश्यूज आ सकते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। एक्सपेंस एंड फीस कंसिडरेशन है, टैक्स कंसिडरेशन, या तो हम उसको बिल्ड कर रहे हैं और बिल्ड वर्सेस बाय की बात हो रही है इसमें कि हम उसको बना रहे हैं या फिर उसको खरीद रहे हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई लैंड की बात करूं तो हम ये बोल रहे हैं कि लैंड को हम पूरा बनाएंगे, वो पूरी प्रॉपर्टी, या फिर हम रेडी टू मूव इन वाली प्रॉपर्टी पे लेंगे वो। ठीक है, इन्वेस्टमेंट। रिस्क कंसिडरेशंस में, ठीक है, रिस्क कंसिडरेशन से रिटर्न एक्सपेक्टेशंस हो गए हमारी, और है हमारा तीसरा इन्वेस्टमेंट व्हीकल। इस पूरे इसमें हम ये देख रहे हैं। ठीक है, फिफ्थ जो सब टॉपिक है उसमें रिस्क कंसिडरेशंस की बात मैं करूं तो हमने मीन वेरिएंस ऑप्टिमाइजेशन हम बहुत अच्छे से देख चुके हैं। एमवीओ जो अप्रोच थी, इसमें बोल रहे कैन नॉट इजिली अकोमोडेट अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स है उसको हम इजिली उसमें अकोमोडेट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड डिविएशन यूज करती है, बट जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो अल्टरनेट एसेट्स के लिए यूजफुल नहीं है, बिकॉज इट इज अ वन डायमेंशनल व्यू ऑफ रिस्क एंड पुअर रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिस्क कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इट इज रेयर, जो रेयर होगा ये, क्योंकि जो उसमें हमने एसेट एलोकेशन के पूरे चैप्टर्स में देखा था, जो हमारे ट्रेडिशनल एसेट्स है विच इज योर बॉन्ड एंड इक्विटीज, इसमें क्या चीज है कि इसमें हम जो भी अपना एसेट एलोकेशन करते हैं ना, तो उसमें क्या करते हैं, जो भी हमारा मॉडल बनाया है, हमारे ये अगर टारगेट्स है स्ट्रेटेजिक टारगेट, तो हम उसको अचीव कर लेते हैं। बट इसमें बहुत ज्यादा रेयर चांस होगा कि हम जो भी मॉडल कर रहे हैं उस टारगेट को हम अचीव कर पाए ऑल्टरनेट एसेट्स के साथ। ठीक है, दिस सजेस्ट दैट द इन्वेस्टर मस्ट, इसको ये बोल रहे हैं कि देयरफॉर इन्वेस्टर मस्ट केयरफुली मॉनिटर, उसको मॉनिटर करना पड़ेगा। और बहुत सारे 2 कॉम्प्लिकेशंस जो है जिसकी बात कर रहे हैं वो बता रहे हैं। शॉर्ट ओनली स्ट्रेटेजी, जो कि इट इज सिमिलर टू लॉन्ग ओनली स्ट्रेटेजी। तो इसमें क्या होता है, शॉर्ट ओनली फंड में हैज अ रिस्क प्रोफाइल क्वाइट अनलाइक अ लॉन्ग इक्विटी फंड। ठीक है, क्यों? क्योंकि मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें, यही बोल रहे हैं कि इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। लॉन्ग ओनली में जैसे हम क्या करते हैं, जो अपवर्ड जो उसका पोटेंशियल है उसको हम पूरा कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, उसका डाउन साइड का जो रिस्क है वो मिनिमाइज करते हैं। अगर हम शॉर्ट ओनली में बात करें तो हम जो इसका डाउन साइड जो पोटेंशियल है, जो डाउन साइड का प्रॉफिट है, उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं, एज कम्पेयर टू योर जो अपसाइड का जो रिस्क है उसको हम मिटिगेट या मैनेज करने की कोशिश करते हैं। शॉर्ट सेलिंग strategy is capped on its upside but has unlimited downside risk. Unlimited downside risk भी है इसमें। ठीक है, ऑप्शन पे आउट्स क्या होते हैं? ऑप्शन पे आउट्स में some hedge fund strategies will structure their trades as call options. कॉल ऑप्शंस की तरह उसको हम स्ट्रक्चर करते हैं। The fund would have limited downside but unlimited upside. ठीक है, इट इज डिफिकल्ट, ये बेसिकली ये जो इसमें एग्जाम्पल है ना, इसकी कॉम्प्लिकेशंस की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें बात कर रहे हैं, अगर हमें पूरी एक स्ट्रक्चर देख रही हूँ, एक मॉडल बना रही हूँ रिटर्न प्रोफाइल का, तो मैं ना प्रीवियस जो हिस्टोरिकल स्टैंडर्ड डिविएशन या अदर रिस्क मैट्रिक्स को देख के नहीं बना सकती। क्योंकि क्यों नहीं बना सकती? क्योंकि जो पूरा साइकिल होगा, हो सकता है वो जो फंड है वो पूरा ट्रैक ना करे एंटायर मार्केट साइकिल। मार्केट साइकिल मैंने जैसे बताई थी, एंटायर योर बिजनेस साइकिल, की उसमें ट्रॉ और जो पीक है, जो ट्रॉ है और जो पीक है वो पूरा उसको कवर करे, ऐसा नहीं हो सकता। रिटर्न एक्सपेक्टेशंस तो हमें पता ही है, रिटर्न एक्सपेक्टेशंस अच्छी आ ही नहीं सकती, क्योंकि उसकी एक तो इलिक्विड है, जितने भी ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स की बात करूं, ठीक है, ट्रांजैक्शंस होती नहीं है डे टू डे, तो हम ना वैल्यूएशंस निकालते हैं, जैसे अप्रेजल बेस्ड मेथड हो गए, ये सारी चीजें
ठीक है, अप्रेजल वैल्यूएशंस हो गया, सर्वाइवरशिप, बहुत सारी इसमें जो प्रॉब्लम्स है, बैकफिल बायस हो गया, ये सारी बायसेस है। बट तो इसको हम क्या करते हैं, रिटर्न का हम अगर, क्योंकि हमें अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स तो इंक्लूड करने ही अपने पोर्टफोलियो में, तो हम उसके रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस कैसे बना सकते हैं? हम ऐसे बना सकते हैं, एक तो गिवन लिमिटेड रिटर्न हिस्ट्री है, ठीक है, रिटर्न की हिस्ट्री नहीं है हमारे पास, बहुत कम है। और एक तो आइडियोसिंक्रेटिक नेचर। आइडियोसिंक्रेटिक नेचर क्या होता है, एक पर्टिकुलर कंपनी का ही रिस्क है उस पर। हम अगर एक कंपनी की बात कर रहे हैं तो आइडियोसिंक्रेटिक मतलब एक कोई बीटा वाली चीज नहीं है। बीटा क्या होता है, जो पूरा मार्केट का जो हम पूरा देख सकते हैं किसी का कि इसमें कितना, हम एक पर्टिकुलर मार्केट रिस्क जो हम देखते हैं कि कॉमन रिस्क क्या है एक उसके लिए, इसमें क्या आइडियोसिंक्रेटिक नेचर है इसका, कि क्योंकि जो कंपनी है उसका ही पर्टिकुलर रिस्क पे पूरा फोकस हो रहा है, या कोई कंपनी या कोई ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट है तो उसके पे ही रिस्क पे फोकस हो रहा है, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या बोल रहे हैं, नो सिंगल एक्सेप्टेड अप्रोच टू डेवलपिंग द रिटर्न एक्सपेक्टेशन रिक्वायर्ड इन एन एसेट एलोकेशन एग्जिस्ट। अगर आज के टाइम पीरियड के लिए एक एसेट एलोकेशन के लिए हमने कोई रिस्क प्रोफाइल बताया, तो रिटर्न या रिस्क बताया जो भी, वो क्या हम दूसरे उसके लिए भी बना सकते हैं? वो टाइम पीरियड डिफरेंट हो जाएगा, एसेट क्लास उसमें डिफरेंट हो जाएगी, तो उसके हिसाब से हमें फिर से एक नया मतलब हर टाइम पीरियड में हमें चेंज करना पड़ेगा। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स अप्रोच जो हम देख चुके हैं बहुत बार, बिल्डिंग ब्लॉक्स अप्रोच होती है, एक जैसे बिल्ड कर रहे हैं ब्लॉक्स जो बच्चे खेलते हैं, जैसे एक बिल्डिंग बनाते हैं उससे ब्लॉक्स के थ्रू, तो हम एक तरह से एक पूरा रिटर्न की हम क्या करने जा रहे हैं, एक एक्सपेक्टेशंस बनाने जा रहे हैं थ्रू ब्लॉक्स क्या होता है, या तो हम इसमें कभी जो हमारा रिस्क फ्री रेट है वो ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम ब्लॉक क्या ले रहे हैं, अदर कुछ मान लो लिक्विडिटी प्रीमियम, कोई रिस्क प्रीमियम, इक्विटी रिस्क प्रीमियम, या कोई और फैक्टर ले रहे हैं। तो वो सारे रिस्क को जब हम पूरा इनकलकेट करते हैं अपने अप्रोच में, तो उसके बाद क्या बनता है, एक बिल्डिंग ब्लॉक अप्रोच बनती है, जिससे हम रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस निकाल सकते हैं। जो पोर्टफोलियोज करंट पोजीशंस कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय द नोन एक्सपोजर, ठीक है। एग्जांपल, अगर जो इन्वेस्टर का हेज फंड प्रोग्राम है जिसमें लॉन्ग शॉर्ट इक्विटी हेज फंड्स डले हुए हैं, बट जो इन्वेस्टर है चूजेस टू टेक इक्विटी रिस्क इन द लॉन्ग ओनली पोर्शन ऑफ द पोर्टफोलियो, जो रिटर्न और रिस्क कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ दिस हेज फंड एप्लीकेशन वुड बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ अ ब्रॉड बेस्ड। इसमें बोल रहे हैं कि अगर कोई लॉन्ग शॉर्ट इक्विटी हेज फंड्स ले रखे हैं, बट जो इन्वेस्टर है वो सिर्फ लॉन्ग ओनली में ही इन्वेस्ट करे, शॉर्ट में नहीं कर रहा, तो क्या हम उसको कंपेयर कर सकते हैं लॉन्ग शॉर्ट के साथ? नहीं, ठीक है, क्योंकि उसने पर्टिकुलर क्लाइंट ने क्या किया, उसका शॉर्ट वाला पोर्शन तो हटा ही दिया। इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स क्या क्या होते हैं, किसमें कैसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने किसी भी उसमें, अगर मैं स्टॉक्स की बात करूं तो हम ब्रोकर के थ्रू या एक्सचेंज के थ्रू, ये हमारा इन्वेस्टमेंट व्हीकल हो गया। वैसे ही अगर ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स है तो उसके इन्वेस्टमेंट व्हीकल क्या होंगे, वो है एक तो जो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड है वो है हमारा प्राइवेट लिमिटेड पार्टनरशिप्स। अगर किसी ने भी ये प्राइवेट मार्केट्स का पाथवेज लिया है तो वो इसको और डेप्थ में पड़ेगा, ठीक है। हम जस्ट उसको, क्योंकि हमने ये लेवल 1 और लेवल 2 में बहुत बार देखा है, एलपी और जीपीज, ठीक है। जीपी और एलपी, जीपीज क्या होते हैं, जो हम है फंड मैनेजर्स, वो एलपीज क्या है, जो नॉर्मल हमारे क्लाइंट्स है उनको हम बोलते हैं लिमिटेड पार्टनर्स और जनरल पार्टनर्स, ठीक है। इनका एक पूरा एक पार्टनरशिप बनती है जिसमें कि ये लोग सारे इन्वेस्ट करते हैं एक पर्टिकुलर किसी भी ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट में। अब इसमें क्या होता है, चलो ठीक है ये बन गया, उसके बाद क्या होगा, द मेन रैशनल, क्या इसका मेन क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या मोटिव है, that it limits the investor's liability to the amount of capital that she has contributed. She is not responsible for the actions of or the debts incurred by the GP. इसमें बोल रहे हैं जितना उन्होंने पैसा डाला उसका जिम्मेदारी है, और जो जीपी होगा ना, ठीक है, जीपी कौन है, जो फंड मैनेजर है, उनकी जो डेट होगी या उनकी कोई अगर लॉस हो रहा है तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। फिर फर्स्ट तो ये हो गया, चलो ये इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। सेकंड है हमारा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन लिमिटेड पार्टनरशिप, ठीक है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं हम। थर्ड है हमारा फंड्स ऑफ फंड्स भी एक हेज फंड स्ट्रेटेजी के अंडर ही आता है। पूल ऑफ फंड्स क्या होते हैं, जिसमें कि इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है इन अ पूल, बहुत सारे हमें पता है कि वो होते हैं, म्यूचुअल फंड्स ले लो फॉर एग्जांपल, बहुत सारे ए म्यूचुअल फंड, बी म्यूचुअल फंड, सी म्यूचुअल फंड, ये है ए बी सी। अब इनको ही मैं एक पूरा क्लब करके एक म्यूचुअल फंड बना दूं तो ये क्या हो जाएगा, फंड ऑफ फंड्स बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमेशा ना ये याद रखना कि इसमें एक तो बहुत ज्यादा एडिशनल चार्जेस हो जाते हैं, ठीक है, प्लस जो डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है ना टू कस्टमाइज देयर एक्सपोजर वो बहुत कम हो जाती है, ठीक है। और इसमें हम जैसे मैंने बताया एक पर्टिकुलर स्पेशलाइज कर सकते हैं हम इन सर्टेन ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी सच एज एशियन प्राइवेट इक्विटी फंड्स, एक पर्टिकुलर जो कोई वो होगी ना स्ट्रैटेजी, उसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं, स्पेशलाइज कर सकते हैं इसमें। एसएमए क्या होते हैं, सेपरेटली मैनेज अकाउंट्स, या फिर फंड्स ऑफ वन मतलब एक ही क्लाइंट है मेरे पास, बहुत अच्छा खासा रिच वेल वर्स्ड क्लाइंट है, अल्ट्रा रिच, ठीक है, उसको ही मैंने उसके ही साथ मैं वो क्या कर रही हूँ कि पूरा उसका पोर्टफोलियो, पूरा मैनेजमेंट कर रही हूँ, उसकी पूरा
मतलब जैसे उसके नीड्स है उसके हिसाब से वो पूरा पोर्टफोलियो, मैं सिर्फ एक ही फंड बनाऊंगी एक पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए, फंड्स ऑफ वन। सेपरेटली मैनेज अकाउंट्स में क्या होता है, जैसे कि हमने देखा था डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स हमारे पास पहले से होते हैं, जो हमने देखा है ये शायद एसेट एलोकेशन में पढ़ा हमने कि डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं जो कि कवर कर सकते हैं बहुत सारे जो क्लाइंट्स हो गए उनके लिए, ठीक है। तो हम वो लेके फिर उसमें से थोड़ा बहुत जो नीड्स और वांट्स होते हैं किसी एक पर्टिकुलर कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेपरेटली मैनेज अकाउंट्स। तो इसमें वेरी हाई मिनिमम इन्वेस्टमेंट्स होती है क्योंकि सेपरेटली मैनेज अकाउंट्स है, तो उसमें उनकी जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होगी ना वो थोड़ी हाई होती है, तो हम सिर्फ वो हम केटर कर पाते हैं एक रिच और अल्ट्रा रिच जो HNIs और अल्ट्रा HNIs होते हैं उनको ही, और उनके ग्रेट ऑपरेशनल चैलेंजेस भी है फॉर बोथ मैनेजर एंड इन्वेस्टर, ठीक है। ये हो गया हमारा फोर्थ। फिफ्थ है हमारा म्यूचुअल फंड्स, UCITs और पब्लिकली ट्रेडेड फंड्स। ये है हमारे जो नॉर्मल, ये तो हम सबको पता है ये होते क्या है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज को, पर्टिकुलरली हेज फंड्स, और रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस तो होती है इनमें। 6 हम आते हैं लिक्विडिटी पे। लिक्विडिटी की अगर मैं बात करूं, लिक्विडिटी इसमें दो तरीके से लिक्विडिटी को देखेंगे। एक तो हमारा इन्वेस्टमेंट व्हीकल के थ्रू जो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आएगी। सेकंड है हमारा जो अंडरलाइंग जो हमारा एसेट है उसमें आएगी जो, ठीक है, अंडरलाइंग एसेट। तो ये जो भी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आएगी वो दो उसमें देखेंगे। जो अगर ट्रेडिशनल उसमें देख रहे थे हम सिर्फ अंडरलाइंग एसेट देख रहे थे, इन्वेस्टमेंट व्हीकल हम नहीं देख रहे थे, विच इज तो जो इसमें जो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट वाली कैटेगरी, इसमें इन्वेस्टमेंट व्हीकल इज न्यू टू अस। लिक्विडिटी रिस्क एसोसिएटेड विद द इन्वेस्टमेंट व्हीकल, द मोस्ट कॉमन व्हीकल हमें पता है क्या है, हमारा प्राइवेट लिमिटेड पार्टनरशिप। तो जो लिक्विडिटी होती है वो डिफरेंट होती है अक्रॉस डिफरेंट एसेट क्लासेस, ठीक है। जो SMA क्या होता है, सेपरेटली मैनेज अकाउंट्स, लिक्विडिटी प्रोविजंस में भी नेगोशिएटेड डायरेक्टली विद द मैनेजर्स। SMA की जो रिक्वायरमेंट्स होगी डायरेक्टली हो सकती है। अब इसमें बात करें सेकेंडरी मार्केट्स। सेकेंडरी मार्केट्स क्या होती है, प्राइमरी मार्केट होती है। जैसे कि जब भी कोई IPO आता है तो उसके बाद वो IPO उससे पहले जब मार्केट से पहले जब वो ट्रेड हो रहा होता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी मार्केट्स। फिर जब वो आ जाता है IPO के थ्रू उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट्स, ठीक है। सेकेंडरी मार्केट्स जो है अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट की स्मॉल है बट इट इज ग्रोइंग, ठीक है। और इसमें क्या होंगे, ट्रांजैक्शंस जो टिपिकली अकर एट अ सिग्निफिकेंट डिस्काउंट एट NAV से बहुत कम उसमें डिस्काउंट पे चल रहे होते हैं ऑफ द फंड, और जो एंड यूजुअली रिक्वायर द GP टू अप्रूव द ट्रांजैक्शन। फिर है अंडरस्टैंडिंग द ड्रॉडाउन स्ट्रक्चर। ड्रॉडाउन स्ट्रक्चर में क्या बात करें, जैसे मान लो अगर किसी ने 50 लाख ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट में ना इन्वेस्ट करने के लिए बोला है मेरे को, तो ये 50 लाख एकदम से नहीं हो जाएंगे। दिस इज नोन एज कमिटेड कैपिटल, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कमिटेड कैपिटल, ठीक है, कमिटेड कैपिटल। तो कमिटेड कैपिटल पर ही फीस लगती है, ये आगे हम देखते हैं फीस वाला जो पार्ट आएगा। कमिटेड कैपिटल जो 50 लाख है उस पे ही हमारा जो उस पे ही पूरा काम होगा। अब इसमें चलो 50 लाख है, 50 लाख हम एकदम से इन्वेस्ट नहीं कर देंगे। इट विल बेसिकली वो पूरे एक्सपैंड या फिर रेंज करेगी थ्रू ईयर्स, ठीक है। इट कैन रेंज फ्रॉम 3 to 5 ईयर्स में इनिशियल कैपिटल जो होगा वो होगा। जैसे इनिशियल कैपिटल मान लो 10 लाख रुपीस, पहले उनको बोला कि चलो ठीक है तुम पैसे दे दो, कैपिटल ड्रॉ डाउन मतलब पैसे मांगना, तो ये हमने इन्वेस्ट कर लिया एक पर्टिकुलर अपने ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट में। फिर नेक्स्ट, अब वो ये भी नहीं है कि इसमें डिफरेंट ईयर्स की, ये नहीं कि एक पर्टिकुलर हमें पता है कि इस टाइम पे ही डालना है, वो अब हमने एक बार कमिट कर दिया तो हमें एक वो सेपरेटली अलग रखना ही पड़ेगा। वो कभी भी उसकी डिमांड आ सकती है फंड मैनेजर की, आपके पैसे उसको दो और मेरे को इन्वेस्ट करना है, ठीक है। अगर एक भी टाइम नहीं किया तो वो पूरा का पूरा जो भी इन्वेस्ट किया वो वापस आ जाएगा, मतलब उस ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट से वो बाहर हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसमें बोल रहे हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैपिटल कॉल्स क्या होते हैं कि पैसे मांगने की कॉल, कैपिटल कॉल। 10 लाख हो गया, चलो अब 40-50 लाख बोलते हैं। अब फिर ये बोल रहे हैं कि फर्स्ट ईयर में, ईयर 1 में ही क्या, मान लो ईयर 1 में ही जो अदर जो क्वार्टर है उसमें उन्होंने अगेन 15 लाख मांग लिया, ठीक है। फिर मान लो नहीं हुआ, ईयर 2 में कुछ नहीं मांगा, ईयर 3 में अचानक से मान लो, तो कोई इसमें कोई वो नहीं है कि एक पर्टिकुलर कोई इसमें ही मांगेंगे इतने में ही यही पैसे इस टाइम पे, मतलब एक पर्टिकुलर जो होता नहीं कि प्री डिटरमाइंड जो एक डेट नहीं है, ठीक है, तो वो कभी भी हो सकता है। और इसमें बोल रहे हैं कि मोस्ट फंड्स विल हैव सेवरल कॉल्स इन अ ईयर, एक ईयर में बहुत सारे कॉल्स भी हो सकते हैं। अब बात करें अगर अंडरलाइंग इन्वेस्टमेंट्स में लिक्विडिटी जो रिस्क है उसके अकॉर्डिंग, जो इक्विटी ओरिएंटेड हेज फंड्स है, इवेंट ड्रिवन हेज फंड्स है, रिलेटिव वैल्यू हेज फंड्स और लेवरेज। अब हम बात करें इसमें तो जो इक्विटी ओरिएंटेड हेज फंड्स है वो लिक्विड होते हैं, ठीक है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज कंपैटिबल विद मंथली और क्वार्टरली फंड लेवल लिक्विडिटी टर्म्स, ठीक है। शॉर्ट पोजीशंस नोटेबली लेस लिक्विड than long positions, some otherwise liquid hedge fund strategies may own a portion of their holdings in illiquid। हाँ, इसमें ये बात करें साइड पॉकेट की। साइड पॉकेट जैसे हमारी कोई भी अगर वो पहनते ट्राउजर्स वगैरह तो एक छोटा सा साइड पॉकेट बना होता है, ठीक है।
तो वो किस लिए होता है कि हम जैसे ये पूरी पॉकेट है, इसमें एक छोटा सा हमारा साइड पॉकेट बनी हुई है, तो हम इसमें क्या करेंगे, जो इसमें हमें बहुत ज्यादा बड़ी पॉकेट में हम कौन से वो रखेंगे, कौन सी करेंसीज, कौन से पैसे रखेंगे जो ज्यादा यूज होंगे, क्योंकि इसमें जो साइड पॉकेट है छोटू सी, इसमें क्या है कि इसमें हम थोड़े पैसे रखेंगे जो हमारे बहुत ही इलिक्विड एसेट्स की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि इसमें कभी कभार जो यूज होने वाले पैसे वो रखूंगी मैं साइड पॉकेट में। तो इसको बोल रहे हैं कि साइड पॉकेट्स आर नॉट सब्जेक्ट टू द फंड्स जनरल लिक्विडिटी टर्म्स, ये नहीं है, इंक्लूड नहीं होती फंड्स की जनरल लिक्विडिटी टर्म्स में। और इसमें ये भी देखना पड़ेगा कि इफ द परसेंटेज ऑफ एसेट्स हेल्ड इन साइड पॉकेट्स इज लार्ज, दिस कुड रेंडर फंड्स लिक्विडिटी टर्म्स इररेलेवेंट। ठीक है, अब मैं ज्यादा पैसे इसमें ही रख दूंगी तो इसमें पैसे तो कम बचेंगे, तो ये इलिक्विडिटी, ये इलिक्विड है, तो इससे क्या होगा, पूरा एक लिक्विडिटी की जो पूरा लिक्विडिटी टर्म्स है वो इररेलेवेंट हो जाएगा। इवेंट ड्रिवन हेज फंड्स क्या होते हैं, इनके पास हैव लॉन्गर इन्वेस्टमेंट होराइजंस, the fund terms for a distressed strategy are likely to be much longer than other hedge fund strategies। ये मैं बता चुकी हूँ distressed investment क्या होती है। ठीक है, relative value hedge funds क्या होते हैं, relative value hedge funds में क्या करते हैं, हम इन्वेस्ट करते हैं various forms of credit, convertibles, derivatives, equities that have limited or at least uncertain liquidity characteristics। Many funds will include provisions in the fund documents to restrict redemptions at inopportune time moments। अब इसमें बात कर रहे हैं कि इलिक्विडिटी हेज फंड्स में बनानी ही पड़ती है, क्योंकि क्या होता है, मतलब जब क्राइसिस की सिचुएशन आती है ना, तो फटाफट से दौड़ के आएंगे क्लाइंट्स और बोलेंगे कि हमें ना जो भी लिक्विड एसेट्स है ना वो फटाफट से दे दो, मेरे को उसको यूज करना है। कहीं से भी पैसा आता है उस क्राइसिस के टाइम पे तो वो आएंगे और ले लेंगे। ठीक है, बट इसमें क्या होगा, जो मान लो चलो फंड मैनेजर ने, उसको अलग एक पर्सपेक्टिव था, वो उसने अपने लिक्विड एसेट्स उसके लिए रखे थे, बट जो फंड मैनेजर है उसको क्या करना पड़ेगा, फोर्स हो जाएगा वो सेल करने के लिए उन सिक्योरिटीज को जिसको वो कर सकता है। ठीक है, rather than the securities that they want, जो वो चाहता है वो नहीं कर पाएगा, वो कर सकता है उसको वो करना पड़ेगा। लेवरेज क्या होता है, यूज ऑफ लेवरेज क्या है, जब हम लोन ले रहे हैं वो वाली चीज, तो उससे क्या होगा, जो लेवरेज जिससे भी लेवरेज लिया है, जिससे भी लोन लिया है, उनका जो क्लेम्स होगा वो सुपीरियर होगा, एलपीज से भी सुपीरियर होगा, वो उनके पास एक प्रेफरेंशियल लिक्विडिटी टर्म्स होगी। इसमें एक और चीज बोली थी कि ना, जो एलपीज होंगे उनको कुछ ना 2 महीने 1 महीने उनको नोटिस देना पड़ेगा, उसके बाद उनके पैसे निकल सकते हैं हेज फंड्स में। बट जो अगर मैं इन लेंडर्स की बात करूं, ये सिर्फ 2 दिन के नोटिस में वो पैसे ले सकते हैं। अब बात करते हैं फीस एंड एक्सपेंसेस, टैक्स कंसिडरेशंस एंड अदर कंसिडरेशंस की। फीस एंड एक्सपेंसेस एज आई हैव एक्सप्लेन्ड अर्लियर कि वो जो फीस, मैनेजमेंट फीस है, इंसेंटिव फीस है, वो हम सबको पता है ही। ठीक है, बट इसमें क्या होता है, इनके जो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स जो एसेट्स है, इनके पास ना हायर एक्सपेंसेस होगा पास थ्रू टू और पेड डायरेक्टली बाय द इन्वेस्टर। ये जितने भी, अब मैं बताती हूँ कौन कौन से कॉस्ट होंगे, जैसे कि हाँ इसमें ये रहा, लीगल, कस्टोडियल, ऑडिट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट एसोसिएटेड विद एक्वायरिंग अ एसेट, एग्जांपल ड्यू डिलिजेंस कॉस्ट, ब्रोकरेज कमीशंस। ठीक है, अकाउंटिंग फीस, ये सब किसको देनी पड़ेगी, इन्वेस्टर को देनी पड़ेगी। तो इसमें क्या है, ये एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं। एक मैं बताती हूँ इसमें, जैसे कि जो अगर हम देख रहे हैं ग्रॉस और नेट फीस, नेट ऑफ फीस रिटर्न्स, इसमें एक चीज बताइए कि अगर मान लो कि ग्रॉस कोई रिटर्न आई है मेरी 12.6, ठीक है, विच इज अ डिसेंट अमाउंट, ठीक है, डिसेंट रिटर्न है। बट अगर मैं इसमें अगर वो बात करूं कि फीस भी हटानी है, फीस हटानी है, तो इसमें क्या हो जाएगी, वो रिटर्न कितनी हो जाएगी, 8.2। अब सोचो ये क्या होगी, एक फिक्स इनकम वाली रिटर्न हो गई। 12.6 क्या आती है हमारी एनुअलाइज रिटर्न, जो अच्छी डिसेंट रिटर्न थी, बट 8.2 नेट ऑफ रिटर्न, जब हमने पूरा जितने भी फीस हटाई तो वो सिर्फ हमारे पास 8.2 ही बची। फीस कैन हैव लार्जर इम्पैक्ट फॉर सच कॉल्ड डाउन टाइप फंड स्ट्रक्चर्स। कौन सी प्राइवेट इक्विटी फंड्स पे मैनेजमेंट फीस इज चार्ज ऑन कमिटेड कैपिटल, नॉट ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल। मैंने अभी बताया था कि ये जो कमिटेड कैपिटल उस पे ही फीस लगती है, नॉट ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल। अभी जो इन्वेस्ट भी नहीं किया उस पे भी हम फीस दे रहे हैं। टैक्स कंसिडरेशंस क्या होते हैं, टैक्स इनएफिशिएंट अगर कोई स्ट्रेटजी है तो वो क्या करेगी, वो शॉर्ट टर्म की गेन्स और टैक्सेबल इनकम वो इरोड कर देगी। टैक्सेस हमें सबको पता है कि रिटर्न्स को इरोड करते हैं। हम जो एक तो पहले फीस दे रहे हैं, फिर उसके बाद हमारा क्या आगे टैक्सेस भी हम दे रहे हैं, तो उससे हमारी जो 8.2 है वो और उससे गिर के मान लो 6 या 7% हो गई, तो ये तो हमारा मतलब इतना कम रिटर्न, सीधा हाफ हो गई है वो रिटर्न। तो व्हीकल सिलेक्शन जो है बिकम्स एन इंपॉर्टेंट टूल टू मिटिगेट पोटेंशियल टैक्स कॉन्सिक्वेंसेज। अब इसमें एक अनरिलेटेड बिजनेस इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, जिसमें कि जो तो फंड मैनेजर को ना कोई ऑल्टरनेटिव जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज होती है वो अनरिलेटेड बिजनेस इनकम टैक्स जनरेट करती है, जो कि बिजनेस से रिलेटेड भी नहीं है, वो भी उसने टैक्स को जनरेट कर दिया, तो उसको फंड मैनेजर को देखना पड़ता है
कि वो मतलब उसमें क्या कर सकता है। ऑफशोर जो व्हीकल है दैट में शील्ड द, कुछ ना कुछ ऐसा फिर स्ट्रैटेजी देखनी पड़ेगी कि वो उससे प्रिवेंट हो सके। द टैक्सेबल इन्वेस्टर फेसेस एडिशनल कॉस्ट एंड ऑपरेशनल हर्डल्स बिकॉज ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स टैक्स फाइलिंग्स में भी प्रॉब्लम आएगी। अदर कंसिडरेशंस की बात करूं तो इसमें अदर कंसिडरेशंस में अगर जो स्मॉलर इन्वेस्टर्स है जिनके पास ज्यादा कैपिटल नहीं है, वो क्या करेंगे, जो बिल्ड करना चाह रहे हैं अपना डाइवर्सिफाइड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, वो क्या करेंगे, दे आर जनरली कंस्ट्रेन्ड टू यूज एन इंटरमीडिएटरी सच एज फंड्स ऑफ फंड्स। क्या यूज करेंगे, या तो वो ईटीएफ यूज कर सकते हैं, या तो वो म्यूचुअल फंड यूज कर सकते हैं, या फिर वो एफओएफ यूज कर सकते हैं। क्या वो एसएमए यूज कर सकते हैं? नो। क्या वो जो हमने अभी बताया एक जो क्या था फंड्स ऑफ वन, वो यूज कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो जो लार्ज इन्वेस्टर्स है वो क्या करते हैं, अपने खुद के एक बना लेते हैं प्रोग्राम इन हाउस। एक पूरा जो लार्ज इन्वेस्टर्स होंगे वो क्या करेंगे, अपने ही पूरे घर में या फिर अपने ही ऑफिस में एक पूरी टीम को बिठा सकते हैं और वो उनसे रिसर्च करा के और अपना पूरा इन्वेस्टमेंट को संभालने के लिए पूरा अपना खुद का ही स्टाफ पूरा अलग बना सकते हैं, जैसे एक कंपनी के अंदर होता है। बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ मनी, दे हैव अ लॉट ऑफ कैपिटल। जो स्मॉल इन्वेस्टर्स है वो नहीं कर पाएंगे, पूरा डाइवर्सिफाई नहीं कर पाएंगे। सबसे पहली बात तो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स तो सोचना बहुत दूर की बात है, ठीक है, क्योंकि जो ये इसमें जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो ही बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो लोग ना सिर्फ इक्विटी और बॉन्ड्स के अलावा ज्यादा कुछ सोच भी नहीं पाते। ज्यादा से ज्यादा हद हो गई तो गोल्ड के जो गोल्ड थे वो बाय कर लिया, ठीक है। व्हाट इज द, इसमें आप क्वेश्चंस पूछते हैं कि what is the likelihood that the investor can identify and gain access to the top tier managers। अब मैं इसमें बताती हूँ इसमें क्या बोल रही है। जो टॉप टियर मैनेजर्स है उनके पास भी अपने खुद के कंस्ट्रेंट है। मान लो मैं बहुत अच्छी एक फंड मैनेजर हूँ, तो मैं ये नहीं हूँ कि मैं स्केल करूंगी कि अपना चलो एक के बाद एक क्लाइंट ले रहे, मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि इससे क्या होगा, पूरा मैं एक तो संभाल नहीं पाऊंगी, ठीक है, और चलो संभाल भी लिया तो मतलब सबके पास वो हो नहीं सकता। टॉप टियर जो होता है ना वो सिर्फ क्रीम जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको ही इन्वेस्ट करता है, उनके ही पैसे इन्वेस्ट करता है। तो उनके पास जो एक्सेस होना बहुत डिफिकल्ट है, और प्लस आइडेंटिफाई करना ही बहुत डिफिकल्ट है कि कौन सा टॉप टियर मैनेजर है, क्योंकि ये लोग सब बायस्ड होते हैं, अपने अपनी रिटर्न्स को ये थोड़ा चीट करके दिखाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लाइक्लीहुड दैट द इन्वेस्टर विल बी अकॉर्डेड द एक्सेस नीडेड टू कंडक्ट इफेक्टिव ड्यू डिलिजेंस ऑन एन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। कितना जो ड्यू डिलिजेंस है वो कर सकता है एक इन्वेस्टर, ठीक है, उसके पास कितना एक्सेस है, क्या वो पूरा रिटर्न्स उसको दिखा रहा है, क्या वो एक ट्रांसपेरेंट है जिससे वो पूरा ड्यू डिलिजेंस कर सके, ठीक है। व्हाट स्किल्स एंड रिसोर्सेज डज द इन्वेस्टर हैव, क्या क्या स्किल्स और रिसोर्सेज है एक इन्वेस्टर के पास जिससे वो इन हाउस इवेलुएट और मॉनिटर कर सके ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स को। ये कैसे हम देखेंगे, कॉस्ट ट्रेड ऑफ देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट एक्सपर्टीज ऑफ इन हाउस स्टाफ देखेंगे, फिर हम डिजायर देखेंगे कि कितना वो मतलब चाह रहा है कि कितना उसको उसके पर्टिकुलर हिसाब से उसके हिसाब से एक पूरी स्ट्रैटेजी पूरा मैं बना सके, इन्वेस्टर स्पेसिफिक वांट्स और नीड्स को वो टेलर कर सके। टेलर कौन होता है, जैसे हम कपड़े लेने जाते हैं तो हम एक स्टैंडर्ड साइज होते हैं, एम एल एक्सएल ये सारे स्टैंडर्ड साइज होते हैं, हम इनको लेके पहन लेते हैं, तो ये मेजोरिटी के लिए हो जाता है सही, ठीक है। जैसे कि जो एसएमएज होते हैं हमारे, ठीक है, या कोई और एसएमएज ही ले लो चलो, या फंड्स ऑफ फंड्स ले लो। बट एक जो सूट है, मान लो जो सूट होते हैं, ठीक है, वो कोई टेलर करता है, तो एक हमारी फिटिंग जो होती है वो बहुत अच्छी आती है, तो वैसे ही उसकी बात कर रहे हैं। डिजायर टू टेलर अब कौन कर पाएगा, जिनके पास पैसे होंगे, ठीक है, उस अगर अपनी इन्वेस्टमेंट स्पेसिफिक वांट्स और नीड्स के हिसाब से। फिर द डिग्री ऑफ कंट्रोल, कितना उसके पास कंट्रोल है, ठीक है, अपने पूरे इन्वेस्टमेंट्स के रिगार्डिंग में। अब अगर मैं बात करूं सूटेबिलिटी कंसिडरेशंस में, इसमें बोल रहे हैं सूटेबिलिटी कंसिडरेशंस में कि कितना सूटेबल है ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स टू पर्टिकुलर टू ऑल द पीपल, क्या क्या उनके कंसिडरेशंस हो सकते हैं कि वो किन किन लोगों के लिए सूटेबल है। सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट होराइजन, फिर है एक्सपर्टीज, फिर है हमारा गवर्नेंस, फिर है हमारी ट्रांसपेरेंसी। ये चार जो है ये सूटेबिलिटी के क्या है, क्राइटेरियाज है, 4 क्राइटेरियाज। क्या कौन कौन से, हमारा सबसे टाइम होराइजन, टाइम, एक्सपर्टीज, गवर्नेंस और है हमारा ट्रांसपेरेंसी। ये हमारी लास्ट स्लाइड है आज के दिन की, ठीक है। फिर हमारा हाफ चैप्टर कंप्लीट हो गया। इन्वेस्टमेंट होराइजन में बात करें तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं, अगर उनके पास मान लो 10 ईयर का भी होराइजन है ना, तो वो भी ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट के लिए छोटा माना जाएगा, क्योंकि हम जो 15 साल का जो होता है ना, वो एक इन्वेस्टर्स विद लेस देन 15 इन्वेस्टमेंट होराइजन, वो बहुत एक डिसेंट मतलब एक मिनिमम समझ लो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रेंज करता है बहुत सेवरल ईयर्स तक, ठीक है, क्योंकि इसमें वेल्थ बनती है, वेल्थ जनरेशन का पाथ है, तो ये बहुत ही पूरे लॉन्ग होराइजन लेना पड़ता है इसमें। एक्सपर्टीज क्या है, जो ब्रेड्थ ऑफ ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज और कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ strategies within each alternative class requires a high
रिलेटिवली हाई लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपर्टीज। हेज फंड्स कितने तरह के हैं, प्राइवेट इक्विटी की बात करूं कितने हैं, ठीक है, उसके लिए एक हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टीज चाहिए होती है, ठीक है। इवन इफ द इन्वेस्टर इज हाईली एक्सपीरियंस एंड द रिस्क ऑफ बट हाईली एक्सपीरियंस्ड है, स्टिल एक ना इंफॉर्मेशनल एसिमेट्री होगी ही होगी बिटवीन एलपी एंड जीपी, क्योंकि जो इसमें एक ना इसमें जो नेक्स्ट जो फोर्थ हमारा ट्रांसपेरेंसी, उसमें मैं बताऊंगी कि ऐसा क्यों है, ठीक है। तो पेंशन फंड विदाउट फुल इन्वेस्टमेंट स्टाफ नहीं है, उसके पास रिसोर्सेज नहीं है टू हायर एन एडवाइजर, ठीक है। तो ये क्या है, पूरा का पूरा ये खराब है, ये पूरा अगर हम बात करें एक्सपर्टीज ही नहीं है, उसके पास रिसोर्सेज ही नहीं है। गवर्नेंस की बात करूं तो स्ट्रॉन्ग जो हॉलमार्क्स है ऑफ अ स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस फ्रेमवर्क क्या क्या है, वो लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम आर क्लियरली आर्टिकुलेटेड। जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म है वो पूरे गोल्स अच्छे से बताने और पूरे क्लियरली मेंशन्ड होने चाहिए। डिसीजन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो किसके पास होनी चाहिए, जिसके पास नॉलेज और कैपेसिटी है और टाइम है, जिसके पास फॉर्मल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो होती है आईपीएस वो अडॉप्टेड टू गवर्न द डे टू डे ऑपरेशंस होनी चाहिए, ठीक है। रिपोर्टिंग जो फ्रेमवर्क है वो मॉनिटर करने के लिए होना ही चाहिए टुवर्ड्स एग्रीड ऑन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ट्रांसपेरेंसी की बात करूं तो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स आर लेस देन 100% ट्रांसपेरेंट, मतलब ये पूरे के पूरे ट्रांसपेरेंट नहीं होते, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा ओपेक होते हैं। ओपेक ट्रांसपेरेंट मतलब जब हम एक किसी चीज के आर पार देख सकते हैं, मतलब हमें पूरी सब नॉलेज है उस चीज की, बट वो ओपेक है। क्यों? क्योंकि जो फंड मैनेजर्स होते हैं दे आर रिलक्टेंट टू डिस्क्लोज द फुल पोर्टफोलियो टू इन्वेस्टर्स, दे आर रिलक्टेंट, नहीं बताना चाहते वो, ठीक है। रिपोर्टिंग जो होगी वो भी बहुत कम होगी, लेस फ्रीक्वेंट होगी, लेस ट्रांसपेरेंट होगी, और कोई ऐसा लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है कि उनको करना ही करना है। Clients with separately managed accounts have access to portfolio holdings and may be able to produce their own risk reporting with a common set of risk metrics। अगर clients को दे भी रहे हैं ना पोर्टफोलियो का पूरा जो एक्सेस है, तो वो उनको रिस्क मैट्रिक्स खुद से ही करना पड़ेगा, ऐसे कोई रिपोर्ट नहीं होगी कि उनको वो पूरा डिटेल में समझा के दे। जो इन्वेस्टर्स है ना उनको ये देखना चाहिए कि जो फंड्स है ना वो यूज करें इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटर टू कैलकुलेट द फंड एंड एलपीज एनएवी। एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी जो है वो एक चैलेंज है रिस्क मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लिए इन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। हाई क्वालिटी ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स विल एंगेज एन इंडिपेंडेंट रिस्पेक्टेड अकाउंटिंग फर्म। तो हम क्या करेंगे, एक एनुअल ऑडिट, जैसे एक सीए होता है वो ऑडिट करता है, इंडिपेंडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है उसका, अदरवाइज वो एक बायस्ड ओपिनियन देगा, ठीक है। इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू वन इन्वेस्टर शुड बी अवेलेबल टू ऑल। ट्रांसपेरेंसी का मतलब यही है। With this, we have completed half our chapter of asset allocation to alternate investments। किसी को अगर डाउट्स हो तो कमेंट कर लेना, ठीक है, और किसी को अगर कुछ भी पूछना हो तो वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और लेवल 1 और लेवल 2 की कोचिंग्स के लिए मैंने गूगल फॉर्म डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको चेक करना मत भूलना। और किसी को भी कोई क्वेरी होगी तो वो भी पूछ लेना, ईमेल भी मैंने उसमें पूरा डाला हुआ है, ठीक है, तो उससे हो जाएगा। अगर और किसी को और भी कुछ चीज किसी भी चीज के CFA लेवल 3 से रिगार्डिंग अगर कुछ पूछनी है तो पूछ लेना, ठीक है। सो कीप लर्निंग, स्टे एक्टिव, हैप्पी स्टडिंग, ओके, बाय, साइनिंग ऑफ।